हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका स्वागत है यूपीएससी परीक्षा की यूट्यूब चैनल पर। आज 1 जनवरी है और उस 1 जनवरी के हम करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट जो यहाँ पर है न्यूज जिसमें आप देख सकते हैं इंडियन हेरिटेज और कल्चर से संबंधित है ना। शिवागिरी मठ के बारे में आप सभी लोग पढ़े होंगे या सभी लोग जानते होंगे। शिवागिरी मठ। दूसरा जो सिलेबस है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। राजस्थान मिनरल्स एक्सप्लोरेशन मास्टर प्लान के बारे में। और तीसरा न्यूज है पेज नंबर 4 पर आईआर से संबंधित क्वाड मेंबर्स के बारे में। और फोर्थ न्यूज है आईआर से ही जयशंकर विजिट किया है उन्होंने दोहा में। और फिर कॉप 229 आईपीसीसी और डिसेंट इन इंडियन जुडिशरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला न्यूज। फर्स्ट है केरला के सीएम, केरल के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है आप सब जानते होंगे है ना, पिनराई विजयन। उन्होंने शिवागिरी मठ विजिट किया और शिवागिरी मठ के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावरफुल जो सपोर्ट रहा है सोशल रिफॉर्म में उसके बारे में ये चर्चा किया। तो इसके बारे में हम पूरी तरीके से हम चर्चा करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि एक समय था, केरल के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक समय था कि शिवागिरी मठ हैज अ ब्रॉडकास्ट एंड पावरफुल सोशल रिफॉर्मिस्ट मैसेज दिया था। लोग मंदिर में सट निकाल करके बाहर जाना पड़ता था, शरीर के से सट पूरा निकाल करके बाहर जाना पड़ता था। एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस हुआ करता था, रिमूविंग शर्ट्स बिफोर एंटरिंग द टेंपल। लेकिन आपको कहें कि ये देन है इस मठ का जिन्होंने उस पूरे इलाका में एरिया में उन्होंने इस तरीके के जो रिफॉर्म किए, इस तरीके की जो प्रथा थी उस प्रथा को खत्म करके एक सुधार लेकर के आया। और इसमें सबसे बड़ा सुधारवादी अगर व्यक्ति थे तो वो नारायण गुरु थे। तो उन्हीं के बारे में ये है आपका। कहा जाता है कि 92nd जो शिवागिरी पिलग्रिमेज जो है वारकला जो कि में वहां पर ये बातें हुई। वहां के स्वामी के जो प्रेसिडेंट, मठ के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है समय सचितानंद, ने भी कहा कि प्रैक्टिस वाज बहुत ही प्रैक्टिस रिग्रेस हुआ करता था। दरअसल अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं कि सनातन और वर्णा धर्म जो था वो किस प्रकार के हुआ करता था। इसी मठ के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा शिवागिरी मठ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। शिवागिरी जो मठ है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस है केरल का। केरल का मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम शिवागिरी मठ। दरअसल इसकी हेडक्वार्टर, अगर हम इट ऑल्सो भी हेडक्वार्टर ऑफ श्री नारायण धर्म संस्थान संगम, श्री नारायण धर्म संगम का हेडक्वार्टर भी शिवागिरी मठ को माना जाता है। जो हमारे ग्रेट रिफॉर्मर हुआ करते थे, ये समाज सुधारक हुआ करते थे, है ना, उनके शिष्य लोग जो है वहीं पर रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये मठ जो है बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि 1928 ईस्वी में श्री नारायण गुरु ने पहली बार अपना सांस यहीं पर ली थी, है ना। यहीं पर उन्होंने समाधि धारण किया था, है ना। अंतिम जो है पल इसी वक्त यहीं पर उन्होंने बिताया था। अब इसकी थोड़ी सी कहानी को, हिस्ट्री को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो श्री नारायण गुरु हैं, जो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं समाज के अंदर में, जो छुआछूत की भावनाओं से ऊपर उठ करके और उन्होंने बहुत सारा कार्य किया समाज के अंदर में। शिवागिरी जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द टेम्पल्स उन्होंने बनाया। साथ साथ में जो रिचुअल्स थे सोसाइटी समाज के अंदर में, जो वो रिचुअल्स को भी बंद करने के लिए कहा कि भाई रिचुअल्स को खत्म करो, है ना। और बहुत सारे एकता और सद्भावना की बात करते थे शिवागुरु। ये आपका नारायण गुरु की बात करें, उन्हीं के बर्थ और समाधि के दिन जो है, गुरु के बर्थ और समाधि के दिन अगस्त सितंबर में शिवागिरी मठ में मेला का आयोजन किया जाता है और गुरुदेव जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी शानदार मेला होता है और शानदार सेमिनार, पब्लिक ये सब मीटिंग्स होते हैं और इस तरीके से।
तो उन्होंने, शिव गुरु कहा करते थे, ये नारायण गुरु कहा करते थे, वन कास्ट वन रिलीजन और वन गॉड के कॉन्सेप्ट की बात करते थे कि एक कास्ट होनी चाहिए, एक रिलीजन होनी चाहिए और एक ही गॉड होना चाहिए। इस पर उन्होंने जोर दिया, उन्होंने प्रोपगेट किया, है ना, ये गुरु ने। तो ये बातें थी, इससे संबंधित है आपका। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान। राजस्थान टू फॉर्मुलेट मास्टर प्लान फॉर मिनरल्स एक्सप्लोरेशंस को लेकर, मास्टर प्लान फॉर मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, राजस्थान की बात करें, आपको बता दूं कि राजस्थान जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, और बहुत सारे मिनरल्स हैं राजस्थान के अंदर में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 5 ईयर का मास्टर प्लान बनाने की बात की जा रही राजस्थान के अंदर में। जिस प्रकार से राजस्थान में मिनरल्स हैं, वो 5 ईयर का मास्टर प्लान होना चाहिए। सो स्टेट गवर्नमेंट विल शॉर्टली टेक अ डिसीजन ऑन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन को भी इंगेज करना चाहती है। रविकनाथ जो है, उन्होंने कहा कि ये मास्टर प्लान जो है ये स्टेट मिनरल्स वेल्थ से संबंधित है आपका, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे मिनरल्स हैं और उस मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। जैसे आपको बता दूं कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में, जैसे लीड और जिंक की बात करें, लीड एंड जिंक। अब लीड जिंक, राजस्थान ओनली प्रोड्यूसर है लीड और जिंक का भारत में, यानी भारत में एकमात्र प्रोड्यूसर राजस्थान है जहां पर लीड और जिंक को प्रोड्यूस किया जाता है ना। ये है आपका रामपुरवा अगुछा माइंस है, 220 किलोमीटर जयपुर से, वहीं पर लीड और जिंक का प्रोडक्शन जो है होता है। और कहा जाता है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट है जिंक और लीड का। उसी प्रकार से मार्बल के केसेस में बात करें, मार्बल, राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मार्बल इन इंडिया, है ना। मकराना के खान का नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड फेमस है मकराने की खान। उसी मकराने की खान से ताजमहल के लिए मार्बल निकाला गया था और ताजमहल बना था आपका। जिप्सम, राजस्थान इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया। राजस्थान इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर ओर की बात करें तो मेजर प्रोड्यूसर है राजस्थान। सिल्वर की भी बात की है तो राजस्थान में अब 2014-15 में इंडिया का सबसे ज्यादा सिल्वर का प्रोड्यूस राजस्थान किया करता था। उसी प्रकार से लाइम स्टोन की बात करें, चुना पत्थर, तो चुना पत्थर टॉप प्रोड्यूसर है लाइम स्टोन में, स्टोन की बात करें, लाइम स्टोन की बात करें। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो राजस्थान इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द रॉक फॉस्फेट। एंड क्रूड ऑयल की भी बात करें तो राजस्थान मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडिया की क्रूड ऑयल प्रोडक्शंस में भी अगर देखा जाए तो। और नेचुरल गैस में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नेचुरल गैस इंडिया के अंदर में राजस्थान। तो राजस्थान जो है ना मिनरल से भरा हुआ है राजस्थान में, है ना। तो उसी मिनरल्स को लेकर के ये प्लान किया जा रहा है कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान, इस पर 5 ईयर प्लान बनाना चाहिए। एक तरीके का एक प्रोग्राम, ये पूरा इलाका आप देख सकते हो कि मिनरल्स ही मिनरल्स है। उदयपुर हुआ, है ना। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम आपका बीकानेर में आपको जिप्सम देखने को मिलेगा। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो उदयपुर में रॉक फॉस्फेट है। ये देखो आपका जैसलमेर और जोधपुर के अंदर में आप देखेंगे लाइम स्टोन है। उसी प्रकार से लिग्नाइट की बात करें तो बाड़मेर में लिग्नाइट है। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीजें जो है देखने को है राजस्थान के अंदर में एक्सप्लोर करने का है। अब क्वाड से संबंधित में, क्वाड कहा जाता है इंडिया और अदर क्वाड मेंबर नेशन जो है ट्यूसडे को एक रिफ्रेम्ड ग्रुप बनाने की बात उन्होंने कही है कि एक साथ मिलकर के काम करेंगे। आपको पता होगा कि क्वाड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है चाइना को काउंटर करना, चाइना को काउंटर करना। इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार के चाइना के प्रेजेंस बढ़ रहे थे उस चाइना के प्रेजेंस को रोकना। सो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब 20 साल पहले जो है एक साथ मिल करके 2014 में इंडियन ओशन अर्थक्वेक और सुनामी के दौरान जो एक साथ मिल करके उन्होंने एक क्वाड का निर्माण किया था, क्वाड का निर्माण किया था। 2025 के हाफ तक आप देखेंगे कि क्वाड समिट में भारत भी उसको एक होस्ट करेगा आपका। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर ने बाकी के देशों के साथ भी बात किया, एशियान देशों के साथ भी बात किया इसके मुद्दा पर, इंडो पैसिफिक को लेकर के। क्वाड जो है खास करके 4 देशों का समूह है। इन 4 देशों में प्रमुखता रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो कहीं ना कहीं एक आपस में मिल करके इंडो पैसिफिक रीजन में मेंटेन करता है। इस ग्रुप की शुरुआत 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने किया था, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड के साथ मिलकर के। बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इसमें मिले और वाइस प्रेसिडेंट जो है आपके यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी ने मिला हुआ होगा। क्वाड 2008 में ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड से बाहर निकल चुका था,
लेकिन बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया जो है स्क्वाड का मेंबर बन जाता है। और एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि चाइना का प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में ना आए। 2017 में एशियान समिट में कह सकते हैं मनीला के अंदर में ये चारों फॉर्मर मेंबर्स जो वहां पर मिले और फिर से वहां पर इसकी शुरुआत की है। तो ये क्वाड से संबंधित अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर भी आप देखिए कि अमीर विल बी विजिट टू इंडिया, फरवरी में आएंगे, थर्ड विजिट उनका होगा इस तरीके से। जयशंकर साहब भी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कतर का दोनों मिला है आपका, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जैस के द्वारा आपका। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई कतर में कि ये भारत और इसके बीच का संबंध कैसा रहेगा आपका, है कि नहीं। तो इसके बारे में समझते हैं। न्यू दिल्ली में ईरानी वाइस में आपका देख सकते हो जयशंकर इन दोहा फॉर टॉक्स टू द प्रिपेयर टू कतरी अमीर विजिट करेगा भारत के अंदर में। अब इसके क्या है, आईआर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये देख सकते हो इसमें आपका प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ कॉपरेशन डिफेंस में क्या कतर और भारत के बीच का क्या संबंध है, डिफेंस के अंदर में ट्रेड में क्या संबंध है। जैसे डिफेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है कतर की इंडियन की अगर बात करें, इंडिया ऑफर ट्रेनिंग सॉट टू कतर इन इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूशन। भारत की जो डिफेंस इंस्टीट्यूशन उसमें भारत जो क्या कर रहा है कि कतर को इनवाइट किया कि हम आपकी आर्मी को भारत में हम ट्रेन करेंगे। इंडिया पार्टिसिपेट करेगा कतर आपका बाइनियल्स दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशंस में, कॉन्फ्रेंस में भारत पार्टिसिपेट करेगा वहां पर, है ना। साथ साथ में मैरीटाइम एक्सरसाइज जो जायर एल बहर है वो बायलेटरल, उसके साथ भी बात करेगा। दोनों नेशन ने डिफेंस कोऑपरेशंस पर एग्रीमेंट किया था 2008 में भी, 18 में भी इसको रिन्यूअल किया गया। ट्रेड की बात करें तो 2022-23 में इंडिया जो है कतर के साथ 18 पॉइंट या 18.77 बिलियंस का आप कह सकते हैं कि ट्रेड साइन किया है कतर के साथ। इंडिया अमंग द थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन कतर के लिए। कतर लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी टू इंडिया को एलएनजी गैस लार्जेस्ट सप्लायर कतर सप्लाई, करीब 48% इंडिया का एलएनजी इंपोर्ट होता है कतर से, और कतर इज द लार्जेस्ट आप कह सकते। अकॉर्डिंग टू कतर आप कह सकते हैं कतर का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री है, देयर इज ओवर द 1500 आप कह सकते हैं, उसके अनुसार से 1500 इंडियन कंपनीज राइट नाउ कतर में काम कर रही है आपका। इंडिया एक्सपोर्ट कतर में वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, आयरन, ये सब कुछ कतर भेजती है आपका। तो ये भारत तो इसके बीच के संबंध की बात करें। उसी प्रकार से कल्चरल की बात करें, आजादी के अमृत महोत्सव भी इंडिया और कतर में सेलिब्रेट किया गया। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो करीब 8 लाख लोग भारतीय जो है कतर में रहते हैं। ये भी बात है, वर्किंग करते हैं आपका एजुकेशन, मेडिसिन, बैंकिंग के क्षेत्र में, ठीक है। और इस पर तो कई बार चर्चा हुई है, तो इसको कोई मतलब नहीं है आपका। उसी प्रकार से हम बात करते हैं नेचर ऑफ डिसेंट्स इन इंडियन जुडिशियरी की बात किया जाए, नेचर ऑफ डिसेंट्स ऑफ इंडियन जुडिशियरी की बात किया जाए तो द डिसेंट की अगर हम बात करें, यूएसए सुप्रीम कोर्ट लार्जली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस जज हु आर डायरेक्ट अपॉइंटेड ऑफ द प्रेसिडेंट कंफर्म बाय सीनेट। सीनेट के कंफर्म के बाद अब ये प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट यहां पर डायरेक्ट होता है, करता है वहां पर, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इंडिया की जुडिशियरी जो डिसेंट है ये हाउएवर वैरिड फ्रॉम पॉलिटिकल और सोशल और प्योरली इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट के बेसिस पर है। तो दो चीजें हैं, इंडिया और यूएस से दो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक आपका डेमोक्रेसी है, आप जैसा कि जानते हैं, है ना। अब यहां पर कहा जाता है कि डिसेंट्स इन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज आर एज अ पावरफुल एज यूएसए सुप्रीम कोर्ट। अगर आप कह सकते हैं कि दोनों में से भारत का ज्यादा पावरफुल कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस जो है अमेरिका में देखने को मिलता है, लेकिन भारत में पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस नहीं होता है। यहां पर कहा जाए अनलाइक द यूएसए इंडियन जज आर नॉट अपॉइंट बाय रूलिंग पार्टी। भारत के अंदर में जो जज का अपॉइंटमेंट रूलिंग पार्टी के द्वारा नहीं होता है, ये कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। कॉलेजियम सिस्टम में सीनियर जज होते हैं, वो चुनते हैं आपका, और इनके डिसीजन डू नॉट हैव ए सिमिलर पॉलिटिकल्स नहीं होते हैं आपका, क्योंकि भारतीय जज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होते। संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर 217 तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज से संबंधित प्रावधान किया गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 एवरी जज हैव of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under to the hand or seal of Constitution।
कहा जाता है। यानी आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन में रह करके। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए ये किया जाता है। तो ये यहां पर यही बात कही जा रही है कि जो भारत का जज है मोर पावरफुल है आपके अमेरिका के जज से। अब प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट जो है आपका, प्रोसेस अपॉइंटमेंट जज है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में आप देखेंगे तो इस तरीके से कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा जज फॉर सुप्रीम कोर्ट, अपील एंड आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के लिए। सीनेट कंफर्म करता है उसका, यूनाइटेड स्टेट के सीनेट जो है प्रेसिडेंट के दो नॉमिनी को क्या करेगा, कंफर्म करेगा वो। सीनेट जुडिशियल कमिटी, अब जाहिर सी बात है कि भैया अगर प्रेसिडेंट को सबसे फेवरेट जो होगा वही फेवरेट को चुनेगा, वही फेवरेट को चुनेगा हो। तो ये सीनेटर्स और हाउस मेंबर्स जो है रिकमेंड करेंगे उस बेसिस के आधार पर, डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियल लोग जो है उसको रिव्यू करता है। तो इस तरीके से प्रोसेस है सुप्रीम यहां पर अमेरिका के अंदर में जज के चुनने का प्रोसेस इस तरीके से। तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। बाकी देखते हैं दो कल के न्यूज के बारे में कि क्या होगा। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा आपके एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट के जज, खास करके अमेरिका के जज और भारत के जज के बीच के डिफरेंसेस में प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप यूपीएससी परीक्षा के ऐप डाउनलोड करें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन टाइप